हेलो जी, गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बताएं मुझे। नमस्ते, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शिखा, न्यू स्टूडेंट है आप? ऑल क्लियर, ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग अंशिका, शिखा, प्रीति, अंकिता, आदित्य, नमस्कार। ओके, कल ज्वाइन करा है? ओके, फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो या पहले भी की है? पहले सेल्फ की है, ओके। तो कैसा था रिजल्ट इस बार का? नया बैच हमारा शुरू हो चुका है, आपको पता होगा। ऐप पे कल पहली क्लास थी नए बैच की, और यूट्यूब पे 3 क्लासेस हो चुकी हैं। जिसने नहीं देखी है वो देख लेना, रिकॉर्डेड। बाकी साथ साथ में नोट्स बनाते रहें और रिवीजन करते रहें, ठीक है? मैम आपने डांटा क्या सबको बैकग्राउंड में कि चुप हो जाओ? क्यों, पहले आवाज आ रही थी क्या? पहले शोर आ रहा था। गुड इवनिंग। 138 स्कोर करा है इस बार, पर क्लियर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। चलिए फिर स्टडी करें हम। होप सो, यस, बेस्ट होगा। प्रीति, अंकिता, शिखा, अंशिका, आदित्य, राहुल। राहुल भी न्यू स्टूडेंट है। अंकिता, अभी हिंदी की कोई पीडीएफ नहीं डाली है। आज डाल दूंगी हिंदी की पीडीएफ, ठीक है? बुक्स बता देना। बुक्स कल कुछ बता दी थी, कुछ आज की क्लास में बता दूंगी। वहां खाली है, कोई बात नहीं, आज डाल दूंगी मैं। बीएड का पेपर चालू है ना, इसलिए थोड़ा कम ध्यान है क्लास पर। 25 को खत्म होगा। ओके अंकिता, अच्छा आप कल भी नहीं थे ना क्लास में? कोई बात नहीं। कब? अच्छा, कल आपका लास्ट पेपर है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अच्छे से एग्जाम दो। चले हम शुरू करते हैं। कहानियां पढ़ रहे थे हम। रिकॉर्डेड देख रही हूँ, ओके। अच्छा, रोज रोज थोड़ा थोड़ा मिल जाए तो पढ़ने में सहजता होगी, ओके। गुड इवनिंग राहुल। ओके ओके, मैं आज दे दूंगी आपको पीडीएफ, ओके। अच्छा है अगर आप रोज की स्टडी रोज रोज करें तो। कल पे कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक है? चंद्रदेव से मेरी बातें हो गई थी। हाँ जी, चंद्रदेव से मेरी बातें कल पढ़ी थी हमने कहानी। आज आगे पढ़ेंगे, है ना? कहानियां छोटी हैं और कहानी वाली यूनिट भी छोटी है, तो इसको हम जल्दी से कवर कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है, जो नए बच्चे हैं, सरोज हिंदी फिलर फॉर्म टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा। और जितने भी बच्चे वहां ज्वाइंड हैं वो क्विज करना भी शुरू कर दे, ठीक है, साथ साथ में।
जो हम क्लास में पढ़ते हैं उसको उस पे क्विज बना के, क्वेश्चंस बना के, तो आप उसको कंटिन्यू करें, है ना, आपके लिए फायदा होगा। सरोज हिंदी फिलर फॉर्म टेलीग्राम चैनल और हिंदी फिलर फॉर्म ग्रुप का नाम है, ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं भी कल बिजी थी थोड़ा, इसलिए नहीं ले पाई आपकी क्लास, सॉरी मैम। ओके ओके, कोई बात नहीं अंकिता, मैं इकट्ठी पीडीएफ नहीं पढ़ पाता हूँ, आंखों में प्रभाव पड़ता है। ओके, डोर बंद कर दो, शोर आ रहा है बाहर से। चंद्रदेव से मेरी बातें, ये हमने कल पढ़ लिया था, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिए थे। जो कुछ बचेगा आगे हम रिवीजन टाइम में इसको कवर कर लेंगे। ओके, अब हम ये वाली कहानी कल मैंने पढ़ाई थी, चंद्रदेव से मेरी बातें, पूरी कहानी पढ़ी है क्लास में, तो जिसने क्लास नहीं देखी है वो देख लेना। दुलाई वाली कहानी तो नहीं पढ़ी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके देखे हैं, और अभी मैंने कहानी रखी भी नहीं है, कल वाली क्लास में इसको देखते हैं ना। एक टोकरी भर मिट्टी की हमने थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे, कहानी पढ़ लेंगे अभी। तो यहां पर है कहानी। शीला कुमारी, गुड इवनिंग। क्लियर दिख रहा है आपको? कोई दिक्कत किसी को? शुरू करें? मंजित, कैसी हो मैम आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? चले, लेखक हैं, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी है, लेखक है इसके माधवराव सप्रे। लेखक का नाम, कहानी का नाम, कहानी का प्रकाशन वर्ष, कौन सी कहानी संग्रह में प्रकाशित है और कौन सी पत्रिका में प्रकाशित है। कहानी से रिलेटेड सबसे पहले ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है? ठीक हूं, ओके। तो कहानी पढ़ रही हूं यहां से। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोंपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का खाता उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोंपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोंपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब कभी उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से तो वह मृत प्राय हो गई थी। उस पड़ोसी में उसका ऐसा कुछ मन लग गया था, सॉरी, उस झोंपड़ी में उसका कुछ ऐसा मन लग गया था कि बिना मरे वहां से ना वह निकलना ही नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से उस झोंपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पड़ोस में जाकर कहीं रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोंपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि इतने में वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहां से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली कि महाराज, अब तो झोंपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूं। महाराज, क्षमा करें, क्षमा मतलब क्षमा करें, तो एक विनती है। शीला, शुरू से ही पढ़ा रही हूं, आपने कल की क्लास मिस कर दी है। ओके, तो रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी, देख लेना, शुरू से ही पढ़ा रही हूं। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा कि जब से यह झोंपड़ी छूटी है तब से पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है।
मैंने बहुत कुछ समझाया पर एक नहीं मानती। कहा करती है कि मैं अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। जब मैंने सोचा कि इस झोंपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी, इससे भरोसा है कि वो रोटी खाने लगेगी। ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये वाला सवाल इस बार के एग्जाम में पूछा गया था कि जो बुढ़िया थी वो एक टोकरी मिट्टी क्यों ले जाना चाह रही थी उस झोंपड़ी से, है ना। तो वहां पे लिखा था चूल्हा बनाने के लिए, ऑप्शन में था चूल्हा बनाने के लिए, तो वो उसका सही जवाब था। यूनिट 1 अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, यूनिट 7 से स्टार्ट किया है, ठीक है। ये इकाई 7 इसलिए स्टार्ट किया है, आपको पहले मैं क्लियर कर दूं। हम्म क्लियर कर दूं कि सबसे पहले हम देख रहे हैं टेक्स्ट। आपने देखा पिछले दो जो बैच में, मतलब 2 एग्जाम जो हुए हैं आपके, दिसंबर और उससे पीछे वाला, दोनों में क्या था कि टेक्स्ट से ज्यादा सवाल पूछे गए थे। टेक्स्ट बोले तो 5 से 10 यूनिट के बीच में, 5 से 10 इकाई के बीच में डीपली सवाल पूछे गए थे, ठीक है। हाँ, मुझे पता है सबको यहाँ शुरू से ही पढ़ाई करनी है, ठीक है। कुछ नए बच्चे भी हैं और कुछ पुराने भी हैं, पर हर एक को तो शुरू से ही पढ़ाई करनी है ना। तो टेक्स्ट इसीलिए शुरू किया है क्योंकि हम पहले इसको कवर करेंगे, क्योंकि ज्यादा सवाल इसमें से ही आए थे इस बार, है ना। और डीपली सवाल आए थे, आपको पता है, जिसने एग्जाम दिया है डीपली सवाल आए थे, है ना। टेस्ट देना नहीं आ रहा अभी? कहाँ आप टेस्ट दे रहे हो? कहाँ दे रहे हो आप टेस्ट? आप ऐसा करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। हिंदी फिलर फॉर्म, हिंदी फिलर फॉर्म, यहाँ पे ग्रुप ज्वाइन कर लो और क्विज करो वहां पर, ठीक है। ऐप में तो टेस्ट अभी नहीं होंगे, मुझे जहां तक लग रहा है अभी तो नहीं टेस्ट होंगे, वो रिवीजन टाइम में देते हैं। बहुत गहराई से सवाल पूछे गए थे, हाँ। तो इसलिए मैंने 7 यूनिट, क्योंकि कहानी वाली यूनिट जो है आपकी वो छोटी है, इसलिए ये वाली स्टार्ट की है अभी। यहाँ पे हर बच्चे को शुरू से ही पढ़ना है, तो जैसे जैसे मैं चल रही हूँ आप साथ साथ चलते रहें, ठीक है। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने कोर्स ज्वाइन किया है विश्वास करके, तो थोड़ा और विश्वास करें। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं वैसे वैसे आप भी पढ़ते रहें। और इसके साथ बस शर्त यही है कि जो मैं पढ़ा रही हूं उसको आपको रिवीजन करना है हर दिन। हर दिन आपको रिवीजन करना है और साथ में आपको नोट्स बनाने हैं, अगर आप चाहते हो सफलता आपको मिले, ठीक है। रिवीजन प्लस नोट्स प्लस पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज सॉल्व करें। ये आपको अभी से करना है ये काम, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या करें, सिलेबस अपना, जो आपका सिलेबस है, आपका पाठ्यक्रम है जो, उसको आप ये देखो, सिलेबस 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। क्या क्या है आपके सिलेबस में? यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है, 2 में क्या पढ़ना है, 3 में क्या पढ़ना है, 4 में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो हर एक जो आपको, जो भी आपके सिलेबस में है, कहानियां हैं, नाटक है, उपन्यास है, जो कुछ भी है, आपको सबसे पहले अपना सिलेबस देखना है, ठीक है। सिलेबस देख के आपको, इंटरनेट चल रहा है, वाईफाई आपका कनेक्ट है? चल रहा है। मेरे पास तो नो इंटरनेट आ रहा है। नहीं कनेक्टेड। फोन में तो नो इंटरनेट आ रहा है, पता नहीं है मैप चल रही है क्या नहीं। सबको दिखाई सुनाई दे रहा है? एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, फोन में तो नहीं चल रहा। लैपटॉप में चल रहा है। एक मिनट देखती हूँ, कोई बताओ मैसेज करके एक बार। कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है?
नो, ओके, फोन में नहीं चल रहा है फिर मेरे पास। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू। तो क्या बता रही थी मैं, सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, मतलब जो आपको अभी से करना है। जो सीरियसली बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुने। आपकी तरफ से सब ठीक है? ओके, ठीक है। जिन्होंने, जो सीरियसली कर रहे हैं स्टडी और जिन्होंने इसी बार जून 2024 में अपना नेट जेआरएफ क्लियर करना है, सबसे पहले मेरी बातों को ध्यान से सुने। हम पढ़ाई बाद में करते हैं, पहले ये मैं आपको बताती हूँ। एक अपना सिलेबस निकालो आप, ठीक है? आपको ऐप पे भी मिल जाएगा और आप गूगल भी कर सकते हैं। वहां पे भी आपको नेट जेआरएफ हिंदी का सिलेबस आराम से मिल जाएगा। यूनिट इकाई 1 से लेकर इकाई 10 तक जितने भी आपके, जितना भी आपके सिलेबस में है, जो कुछ भी है, उसको आपको क्या करना है, एक कॉपी लगा लो उसके लिए, एक नोटबुक, और उसमें पूरा सिलेबस लिखो। ठीक है? पूरा सिलेबस, कौन कौन सी कविता आपके सिलेबस में है उसको नोट करो। जैसे कहानी है, आपके आपके सिलेबस में है दुलाई वाली, है ना? कहानी यूनिट वाइज यूनिट लिखे हैं। सबसे पहले इकाई, इकाई 7 हम पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपने इकाई 7 लिख दिया। आपके सिलेबस में दुलाई वाली, उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स लिखो। सारे पॉइंट्स मतलब इतना लिखो कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, ये किसने लिखी है। जैसे बंग महिला ने लिखी है, बंग महिला, मैंने आपको ये कल बताया था, राजेंद्र बाला घोष उसका नाम, इनका नाम है बंग महिला का। ठीक है? इनका दोनों नाम लिख के, इसका प्रकाशन वर्ष लिख के, कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई है, कौन से कहानी संग्रह में है ना? ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिखो एक कहानी से। फिर दूसरी कहानी लो, है ना? दूसरी कहानी में क्या, दूसरी कहानी कौन सी है आपके सिलेबस में वो देखो, एक टोकरी भर मिट्टी है। इससे रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं। पहले प्रकाशन वर्ष, लेखक का नाम, कौन सी पत्रिका में प्रकाशित है, कौन से कहानी संग्रह में प्रकाशित है। इस तरह से पूरा सिलेबस कवर अप करो। अगर आपको अपना सिलेबस याद हो गया ना, तो आपको आधे से ज्यादा चीजें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले जो चीज होती है हमारी पढ़ाई के लिए, रोड मैप का काम करता है हमारा सिलेबस, है ना? आप नेविगेशन लगाते हैं कहीं जाना होता है तो, जब आपको रास्ते का नहीं पता होता है ना? तो वैसे ही सिलेबस देखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सिलेबस देखना है, एक उसकी फोटोकॉपी निकाल लो। जहां पे आपका स्टडी टेबल है, अपने स्टडी टेबल पे एक आपको उसकी फोटोकॉपी रखनी है सिलेबस की, ताकि वो आपकी नजरों के सामने रोज आपको दिखाई दे। नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, नमस्ते। क्यों नहीं आ रहा नोटिफिकेशन? क्लास की टाइमिंग तो पता है ना आपको कि कब होती है क्लास? आपको भी नोटिफिकेशन की जरूरत है, फिर तो बाकी बच्चों का क्या होगा? आपको क्या करना है, जो आपका स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल पे आपको एक फोटो कॉपी अपने सिलेबस की रख देनी है। चिपका दो या रख दो उसको। आपको ऐसी जगह पे जहां पे आपकी नजर डेली पड़े। एक आप अपनी दीवार पे चिपका लो सिलेबस की, सिर्फ सिलेबस की कॉपी। ओके, कोई बात नहीं। जिसने क्लासेस नहीं देखी हैं, रिकॉर्डेड क्लास ऐप पे है, यूट्यूब पे भी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, ठीक है? तो आप वहां पे देख सकते हैं। तो एक एक फोटो कॉपी आपको अपनी दीवार पे लगानी है सिलेबस की, एक फोटो कॉपी आपकी आपके टेबल पे होनी चाहिए, एक आपके हाथ में। मतलब जब भी आप स्टडी करें तो आपको आपको उसको देखना है। देख के आपको राइटर्स के नाम तो वैसे ही याद हो जाएंगे, कौन किसके लेखक है, ठीक है? आधे नाम तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, सन भी आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे देख देख के। तो बहुत सारी चीजें आपको वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं, मैंने आपको अभी भी बताया कि आपने विश्वास करके कोर्स ज्वाइन किया है, थोड़ा विश्वास और करें। आपको यहाँ पे हर बच्चे को तैयारी करनी है ना? तो जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इकाई 7 हमने शुरू की है कल से। तो जैसे जैसे आपको पढ़ा रही हूँ, आपको साथ साथ में नोट्स बनाने हैं। अगर आप साथ में नहीं बना पा रहे हैं नोट्स, मान लो किसी भी रीजन से, तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख के नोट्स बना लो। आपको टाइम मिलता है तो क्लास रिपीट भी कर सकते हो, स्पीड भी बढ़ा के देख सकते हो आप क्लास, है ना? तो स्पीड बढ़ा के भी अगर आप सुनोगे क्लास को, आप काम भी कर रहे हो, काम करते करते आप ईयरफोन लगा लो कान में। राइटर्स याद नहीं होते, राइटर्स और ईस्वी याद नहीं होते, कोई बात नहीं, वो भी याद हो जाएंगे। देखो, कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है। ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में जो होता नहीं है हमसे, है ना? अगर हम कोशिश करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, बट हम पहले ही हिम्मत हार जाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए आपको पहले कोशिश करनी है ना? आप आपको बड़ा भारी बोझ नहीं है, जितना आप पढ़ रहे हो उतना ही पढ़ो, है ना?
जैसे इकाई 7 हमने शुरू की है तो इसी पे आप काम करो, इसी पे काम करो, इसी के सन याद करो। अपने पहले सबसे पहले तो अपने सिलेबस की याद करो, राइटर्स और सन, बाकियों को बाद में देखेंगे। पहले अपने सिलेबस का आपको पता होना चाहिए। अगर आपको आपके सिलेबस का ही नहीं पता है तो आपको बाकी कुछ याद नहीं होगा फिर। तो पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या क्या आपके सिलेबस में है, कौन सी किसके कौन राइटर है और कब, मतलब उसकी ईस्वी, वो सब आपको याद हो जाएंगे। नोट्स साथ में बनाए और नोट्स के साथ साथ आपको क्या करना है, रिवीजन। आज आपने पढ़ा, कल उसकी रिवीजन भी करके आना है क्लास में, है ना। अगर आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपके लिए डबल फायदा हो जाएगा। ठीक है, नोट्स प्लस रिवीजन प्लस मैंने आपको क्या बताया, पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज। कल की क्लास में आपको बताया था कि पीवाईक्यूज की और एमसीक्यूज की बुक्स मिल जाती हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएंगी आपको, ऑफलाइन भी मिल जाएंगी। विद एक्सप्लेनेशन वाली बुक लेके आनी है। आगे पीछे हो जाता है वो सबका होता है, आगे पीछे शीला। ऐसा कोई भी व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं है जिसको एक एक चीज याद रहती है ना, हो जाता है सबका आगे पीछे। लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस ज्यादा मैटर करती है ना, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा चीजें आपको याद रहेंगी। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, डूब के दरी क्या डूब के दरिया पार नहीं होती। हाँ, तैरना पड़ता है ना। हम्म। मैम, कहानी के जो पात्र हैं उनके भी नाम बहुत पीछे थे इस बार, अच्छा बहुत पूछे थे इस बार। हाँ, पात्रों के नाम मैंने कल वाली क्लास में भी आपको बताए थे, आज भी बताने वाली हूँ। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें, ठीक है। शिक्षा, आज आपकी फर्स्ट क्लास है ना, तो आपको सब कुछ मिलेगा, बस आप धीरज के साथ क्लास में बैठे, अपने कॉपी पेन साथ में लेकर के नोट्स बनाते रहें, ठीक है। पढ़ें अब। और हाँ, किसने कहा था टेस्ट के लिए, टेस्ट अभी यहाँ नहीं मिलेगा आपको, है ना आदित्य। अभी यहाँ पे ऐप पे शायद टेस्ट नहीं होगा, वो रिवीजन टाइम में टेस्ट मिलेंगे आपको, हो सकता है थोड़े दिन में मिल जाए। लेकिन आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप मैंने आपको बता दिया है, हिंदी फिलर फॉर्म, वो आप ज्वाइन कर लेना। वहां पर क्विज स्टार्ट कर लो, मतलब अब बच्चे आपस में डिसाइड करके, बात तो होती है आपकी, है ना, तो आपस में डिसाइड करके क्विज का टाइम फिक्स कर लो। और अभी से जैसे हम कहानी पढ़ रहे हैं तो उसी पे आपको क्या करना है, क्विज करना स्टार्ट करना है, ठीक है। साथ साथ में, मतलब साथ साथ चलना है, ऐसे नहीं कि आप बहुत पीछे रह जाओ और मैं आगे बढ़ा बढ़ा के बहुत आगे निकल जाऊं। आपको मेरे साथ साथ चलना है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे नोट्स बनाए, रिवीजन करें, पीवाईक्यूज एमसीक्यूज सॉल्व करें, और क्या करें साथ में, सिलेबस भी याद करें अपना, और क्विज भी करते रहें। तब आपके लिए इजी होगा, तब आप अपना नेट जेआरएफ जल्दी कर पाएंगे। अदरवाइज फिर आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर आप लास्ट में बोलोगे कि अब क्या करें, अब कैसे करें, है ना। तो उसका कोई इलाज नहीं है। अगर आप पहले दिन से शुरू करेंगे तो फिर आपके लिए वो फायदा होगा, ठीक है। तो अब हम आगे कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। ये ऐप कैसे डाउनलोड होगा, कहाँ पे डाउनलोड करना है आपको, अब आप ऐप पे ही तो बात कर रहे हो। अब कोई आता नहीं चैट पे तो आ जाएंगे अभी। वो डिस्टेंस हो गया था ना पढ़ाई में, मतलब काफी टाइम छूट गया है, तो इसीलिए बच्चे नहीं आ रहे हैं ना। जब गैप हो जाता है तो थोड़ा मुश्किल होती है ना फिर से शुरू करने में, तो आ जाएंगे अपने आप। टेलीग्राम नहीं मिल रहा, अच्छा। टेलीग्राम पहले डाउनलोड करो ना प्ले स्टोर में जाकर के, गूगल प्ले स्टोर में आपको टेलीग्राम पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर आपको वहां पे सर्च बार आती है ऊपर, वहां पे सर्च करना है आपको हिंदी फिलर फॉर्म। फिलर फॉर्म के नाम से वैसे ही आपको दिख जाएगा, हिंदी फिलर फॉर्म सर्च करना है। और एक और तरीका है, यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहां पे लाइव क्लासेस में जाओ, लाइव क्लासेस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल हिंदी वाला लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब इससे आसान सरल कोई तरीका नहीं है मेरे पास, आप वहां जाकर के लिंक से ज्वाइन कर लेना। अब मैं कहानी पढ़ना शुरू करती हूँ, सभी यहाँ पे ध्यान देंगे। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा कि जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती, कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा है कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। ये मैंने आपको बताया था कि ये वाला सवाल इस बार के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, कि बुढ़िया झोंपड़ी से मिट्टी क्यों ले जाती है, तो चूल्हा बनाने के लिए ले जाती है ना। 3 साल से डाउनलोड है, अच्छा कोई बात नहीं। तो अभी आप
लिंक देख लेना, लाइव क्लास, यूट्यूब लाइव क्लास में हिंदी की लाइव क्लासेस में जाना, वहीं पे हिंदी का लिंक मिल जाएगा। ओके। चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी, इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोंपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी कि महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाएं, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके भी मन में कुछ दया आ गई। ये क्वेश्चन मेरा सही हुआ था। ओके। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने को आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति से बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान में टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भर भी ऊंची ना हुई। तब लज्जित होकर कहने लगे कि नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? क्यों कर मतलब कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस बात का विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मत से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपरोक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोंपड़ी उसको वापस दे दी। ठीक है। तो ये कैसी कहानी है? जमींदार के मन परिवर्तन होने की कहानी। कैसी कहानी है? जमींदार के मन परिवर्तन की कहानी। ये भी सवाल पूछा गया है, इनमें से जमींदार के मन परिवर्तन की कौन सी कहानी है? तो वहां पे 3-4 ऑप्शन दिए थे, और भी कहानियां थी, है ना? तो यहां पर क्या हो जाता है, विधवा की स्थिति को देखकर जमींदार का मन चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। इससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके, वो मैंने कल की क्लास में करवा दिए थे, फिर भी एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। एक टोकरी भर मिट्टी, इसके लेखक है माधवराव सप्रे। प्रकाशन वर्ष है इसका 1901। किसी ने भी प्रकाशन वर्ष पूछा था? गुड इवनिंग मोनिका। मैम मानना होगा, बढ़िया मोटिवेशन स्पीक करने के लिए। अच्छा, छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित है ये कहानी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित है। अब सरस्वती पत्रिका मत लगा के आना वहां पर, ये नोट कर लेना। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट जो इसके मुख्य बिंदु थे ये बताए थे। देवी प्रसाद वर्मा ने इस कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। गोपाल राय के अनुसार क्या कहते हैं गोपाल राय? संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी है ये, तथा इसकी भाषा ठेठ देशी हिंदी भाषा है, गांधीवाद से प्रभावित, हृदय परिवर्तन पर आधारित। ये क्वेश्चन मेरा भी सही हो गया था। ओके। डॉक्टर सत्यकाम क्या कहते हैं? एक टोकरी भर मिट्टी प्रतीकात्मक कहानी है। ऊपरी तौर पर यह जमींदार की जुल्म की कहानी लगती है, किंतु असल में यह मातृभूमि से, ये मैंने कल भी आपको समझाया था कि ये कैसी कहानी है, मातृभूमि से लगाव की कहानी है ये। एक टोकरी भर मिट्टी पूरे देश की मिट्टी बन गई थी। ठीक है। कहानी में अनाथ विधवा द्वारा सामाजिक संवेदना दिखाई गई तथा वर्ग भेद पर आधारित इस कहानी में एक गरीब के शोषण को चित्रित किया गया है। इस कहानी में जमींदार के रूप में अहंकार और स्वार्थ का चित्रण जमींदार के रूप में किया गया है। अंत में जमींदार का हृदय परिवर्तित हो जाता है। आज के यथार्थ से जुड़ी छोटी सी मार्मिक और आदर्शवादी कहानी है ये। कहानी के पात्र कौन कौन है इसमें? जमींदार है, अनाथ विधवा है, विधवा की पोती है, और जमींदार का वकील भी है। ठीक है। तो ये कहानी मैंने आपको पढ़ा दी है, यहां तक हमने कर लिया है कंप्लीट। कानों में कंगना। कानों में कंगना कहानी आपने पढ़ी होगी। यहाँ पे मैंने पता नहीं रखी है कि नहीं, ध्यान नहीं है मुझे।
राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह इसके लेखक, कल भी मैंने ये इंपॉर्टेंट इसके करवा दिए थे, मुख्य बिंदु जो थे। लेखक इसके राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, प्रकाशन वर्ष इसका 1913, इंदु पत्रिका में प्रकाशित है। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं इसके लिए कि राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की गणना सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और गद्य शैलीकार के रूप में की जाती है। कथा लेखन में अपनी व्यवस्थित शैली के कारण हिंदी कथा साहित्य में वे राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह शैली सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। ये कहानी 3 अंकों में वर्णनात्मक शैली में लिखी गई है। क्लिष्ट अलंकारिक भाषा इसके शिल्प की विशेषता है। कल वाली क्लास में ये करवा दिया है, बार बार नहीं करवाऊंगी, कल वाली क्लास रिपीट कर लीजिएगा। ओके, अब इसके पात्र देख लेते हैं। किरण, किरण इसकी नायिका है कहानी की, नरेंद्र की पत्नी है और योगेश्वर की पुत्री है। लेखक है इसके नरेंद्र और नायक है किरण का पति। एक इसमें किन्नरी है नाचने वाली, जूही नरेंद्र के घर की नौकरानी है। तो इसके पात्रों को देख लेना इंपॉर्टेंट है। ये कल बुक्स जो खरीदने के लिए कहा था, खरीद लेना, यहाँ पे लिखी है मैंने, और भी जो बुक्स लेनी है वो मैं आपको बता दूंगी। योगेश्वर है इसमें नरेंद्र के गुरु, और किरण के पिता का नाम मोहन, और नरेंद्र के ये जानने वाला। कहानी का सारांश, पहला अंक किरण और प्रकृति का वर्णन। कहानी की शुरुआत में नरेंद्र किरण से पूछता है कि किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसने उसके कानों से चंचल लट हटाकर, मतलब उसने कहा कानों से चंचल लट हटाकर कि क्या है? कंगना। नरेंद्र पाए की डोली थामकर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भगी प्राणों में रह रहकर उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सिर से मटके को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला था, नूरजहां ने अंचल से कबूतर उड़ाकर शाहजहां के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी थी, फिर नदी के किनारे संत बल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूपा बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़ पड़े। किरण पर नरेंद्र मोहित हो जाता है। किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आ ही जाती थी। आज क्या था? कौन शुभ अशुभ क्षण था कि अचानक वह बेनेली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी है। कौन जानता, या कि चाल से कुचल जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है। 2 टके के कंगन में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। योगेश्वर की पुत्री किरण से नरेंद्र को प्रेम हो जाता है। उसके कानों से कंगना उतारकर उसके हाथों में पहनाने लगता है और सहसा बोल पड़ता है, किरण, आज की यह घटना मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। यह भीतर तक बैठ गई। तत्पश्चात नरेंद्र योगेश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। दूसरा अंक, 3 अंक है ना इसमें, ये दूसरा अंक है। ऋषिकेश का सौंदर्य वर्णन तथा नरेंद्र का किरण से विवाह का होना एक दिन था कि इसी दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरिचंद्र के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहां मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहां भी ऐसे वन थे जिसके वृक्षों के साय में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी, वहां के निवासियों ने कभी अमरतरु के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी की छींटों की शालीनता नहीं ढूंढी, नंदन उपवन का सानी कहीं वन भी था। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छैया कहां मिल सकती। हमारा तुम्हारी आंखों ने कभी नंद उत्सव की लीला नहीं देखी हमारी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देख कर प्रकृति तथा रात रानी 6 महीने तक उगी रही। शत शत देवांगनाओं ने परिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कान को उजाड़ डाला। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहां कृष्ण कृष्ण होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइप है, गोलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी के टेर दे। ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अनंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीश नहीं जो धन धुरंधर धर्मराज को भी शिक्षा दे। यदि एक भूले भटके हो भी, तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा
जगन माया की माया नहीं लगी। लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोक अपने यहां अलौकिक बातें कब तक होने देगा? भव सागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है? ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं अत्यंत सुंदर है। वह प्रमोद वन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरन चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहां चिकनी चांदनी में बैठकर कनक धुंधरों की इच्छा नहीं होती, वरन प्राणों में एक ऐसी आवेश धरा उठती है जो कभी अनंत साधना के कूल पर पहुंचाती है, कभी जीवन जगत के एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा वन निविड़ योग निद्रा देख पड़ेगी। कौन कहे वहां जाकर यह चंचल चित क्या चाहता है? गंभीर अलौकिक आनंद या सुंदर मरगा? इसी वन एक कुटी बनाकर योगेश्वर रहते थे। नरेंद्र पिता की आज्ञा से यहाँ सब धर्म ग्रंथ पढ़ता, वहीं दीपक भी। नरेंद्र अपने अध्ययन की पूर्ण आहुति में एक जोड़ा पीतांबर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण किरण के लिए 2 कनक कंगन आचार्य के निकट ले गया था। योगेश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन। दूसरे दिन नरेंद्र योगेश्वर से मिलने गया। वह किसी को बैठाकर कुछ समझा रहे थे और नरेंद्र को देखते ही सहसा उठ खड़े हुए। नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यह कहकर किरण का हाथ नरेंद्र के हाथों में रखकर अश्रु भरे नयनों के साथ चले गए। सहसा अनंतर कोई कह उठा, हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस वन फूल को किस चमन से ले चले? इस बंधन ने विहीन स्वर्गीय जीवन की किस लोक जाल में बांधने चले? यहां से तीसरा अंक शुरू होता है। मुरादाबाद में नरेंद्र का चरित्र पतन, किरण की मृत्यु तथा नरेंद्र का पश्चाताप है तीसरे अंक में। ठीक है, ध्यान देंगे। कंकड़ी जाल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर का समतल भले भले उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नामो निशान भी नहीं रहने देती। जगत की यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहें, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्रा को भी स्वर्ग से घसीट कर लाया। एक विवाहिता के परिधन और श्रृंगार करके किरण जब जब भी नरेंद्र के सामने आती, नरेंद्र मंत्र मुग्ध सा हो जाता। इसी तरह 2 साल मुरादाबाद में बीत जाते हैं। एक दिन नरेंद्र मोहन के यहाँ नाच देखने गया। वहीं की किन्नरी से आंखें मिली और उसको नशा सा उसे चढ़ गया। नरेंद्र कहता है किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं थी, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझ बैठा। फिर क्या था, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, शतबजसर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा से पवित्र कुंड में भस्म होने लगे। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रही। घर वर सब जल उठा। मैं नरेंद्र भी निरंतर जलने लगा, लेकिन ज्यो ज्यो जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही। इसी तरह से 5 महीने कट गए। इस दौरान नरेंद्र ने किन्नरी को बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी कर्णफल तथा एक एक करके किरण के सारे गहने बहाने बनाकर चोरी चोरी उस किन्नरी को दे दिए। मतलब कि वो अपनी पत्नी के गहने किसको दे रहा था? किन्नरी को। एक दिन किरण को सारी बातें पता चल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा गिरी। उसकी आंखों में आंसू ना थे, मेरी आंखों में दया ना थी। ऐसा कौन कह रहा है? नरेंद्र लेखक है ना इसका। तो वो कह रहा है कि जब उसको पता चला किरण को कि मैंने ये सब किया है, तो क्या हो गया, वो पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ी और उसकी आंखों में आंसू नहीं थे और मेरी आंखों में दया नहीं थी। एक दिन नरेंद्र के पास किन्नरी को देने के लिए कुछ नहीं था। मतलब उसको रोज रोज गिफ्ट देता था, पर एक दिन ऐसा आ गया कि वो कंगाल हो गया और उसके पास कुछ भी देने के लिए नहीं बचा उसको। वह किन्नरी के दरवाजे से निराश लौट रहा था। आंखों के ऊपर ना चांदनी ना बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बच में रंग कर किस दुख को उठाया, और मैं तो स्वर्ग के दरवाजे पर सर रख कर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों ना बड़ी हो। हाय, मेरी उंगलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नजर कर उसके चरणों पर लौटता। मतलब वो कह रहा है कि अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था,
अगर मेरे पास एक अंगूठी भी होती तो भी मैं किसको दे देता, उसको किन्नरी को दे देता। नरेंद्र घर पर आते ही जूही को पुकार उठा, जूही किरण के पास कुछ बचा हो तो फौरन जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज नहीं आई। नरेंद्र खुद कोठे पर दौड़ता हुआ गया, सब संदूक झांके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाल था। श्रृंगार बॉक्स में एक छिपकली बैठी थी। नरेंद्र फिर से किरण से पूछता है, किरण तुम्हारे पास कोई गहना है? उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा, वही कानों का कंगना। कहकर उसके प्राण शरीर से चले जाते हैं। किरण के कानों का कंगन देखकर नरेंद्र को उस प्रथम पल की याद आई जब पहली बार इसे देखा था। नरेंद्र को पश्चाताप होता है, दुष्यंत ने तो अंगूठी पहचान कर भूली शकुंतला उस पल की याद आ गई। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे, अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर ना थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता। परलोक से ढूंढ निकालूं ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव में कहां। ये वाली पंक्ति शायद आई है एग्जाम में, ठीक है। परलोक से ढूंढ निकालूं ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव में कहां, इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ध्यान देंगे। कानों में कंगना कहानी से नरेंद्र का कथन। नशा चढ़ा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई। सॉरी, चढ़ा हुआ नशा उतर पड़ा और सारी बातें सूझ गई। पहले वो नशे में था, अब क्या, अब सब कुछ क्लियर हो गया उसकी आंखों के सामने। अब वो पछता रहा है कि मैंने क्या कर दिया ये। आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय, खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। मतलब अब उसको सब, उसकी आंखें तो खुल गई हैं, लेकिन हुआ क्या कि अब उसकी पत्नी मर चुकी है। अब वो पश्चाताप भी करे तो उसका भी कोई फायदा नहीं है ना। मतलब जब तक वो जीवित थी तब तक वो क्या करता रहा, किन्नरी के साथ रह रहा था और उसकी सारी चीजें उसको गिफ्ट कर रहा था, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, तीसरे अंक में पश्चाताप का वर्णन किया गया है, किसके, नरेंद्र के पश्चाताप का। ठीक है, अब आते हैं राजा निर्बंसिया। आई होप कहानी समझ आ गई होंगी। अब इससे रिलेटेड जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब पता चलेगा। राजा निर्बंसिया कमलेश्वर की कहानी, लेखक है इसके कमलेश्वर, प्रकाशन वर्ष 1957। इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। राजा निर्बंसिया कहानी संग्रह में प्रकाशित अन्य कहानियां। अब राजा निर्बंसिया कहानी संग्रह में कौन कौन सी कहानियां हैं कमलेश्वर की, वो आपको ध्यान देनी है, ठीक है। राजा निर्बंसिया 1957 ईस्वी और कस्बे का आदमी 1958। इंपॉर्टेंट कहानियां हैं सारी, कई बार ऐसे ही पूछ ली जाती हैं कमलेश्वर के नाम से। खोई हुई दिशाएं 1963, मास्क का दरिया 1966, बयान 1973, आजादी मुबारक 2002। कहानी के पात्र इसमें जगपति, ये चंदा का पति है, चंदा है जगपति की पत्नी। बच्चन सिंह है इसमें कंपाउंडर, और दयाराम जगपति का रिश्तेदार है, दूर का भाई है। अन्य पात्र इसमें राजा निर्बंसी और उसकी रानी, बच्चन सिंह की चाची, पेड़ काटने वाला शकुरा। भटियारिन, रानी ही राजा निर्बंसिया से भटियारिन बनकर मिलती है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक राजा निर्बंसिया थे, मां कहानी सुनाया करती थी। उनके आसपास ही 4-5 बच्चे अपनी मुट्ठियों में फूल दबाए कहानी समाप्त होने पर गौरों पर चढ़ाने के लिए उत्सुक से बैठे थे। आटे का सुंदर सा चौक पूरा होता, उसी चौक पर मिट्टी की 6 गौरें रखी जाती, जिनमें से ऊपर वाली के बिंदिया और सिंदूर लगता, बाकी 5 नीचे दबी पूजा ग्रहण करती रहती। एक और दीपक की बाती स्थिर सी जलती रहती और मंगल घट रखा रहता, जिस पर रोली से सथिया बनाया जाता। सभी बैठे बच्चों के मुख पर फूल चढ़ाने की उतावली की जगह कहानी सुनने की सहज स्थिरता उभर आती है। हार्ट टचिंग स्टोरी थी कानों में कंगना। हाँ जी। एक राजा निर्बंसिया, अच्छा ये दोबारा स्लाइड वो हो गई है रिपीट, नहीं रिपीट नहीं है, वही लाइन 2 बार है। एक राजा निर्बंसिया थी, मां कहानी सुनाया करती थी, उनके राज में बड़ी खुशहाली थी। सब वर्ण के लोग, वर्ण मतलब वर्ण, सब वर्ण के लोग अपना अपना कामकाज देखते थे, कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था। राजा की एक लक्ष्मी सी रानी थी, चंद्रमा से सुंदर और राजा को बहुत प्यारी। राजा राजकाज देखते और सुख से रानी के महल में रहते।
मेरे सामने मेरे ख्यालों का राजा था, राजा जगपति। तब जगपति से मेरी दांत काटी दोस्ती थी। दोनों मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते। दोनों एक से घर के थे, इसलिए बराबरी की निभती थी। मैं मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया और जगपति कस्बे के ही वकील के यहाँ मुहर्रिर। जिस साल जगपति मुहर्रिर हुआ उसी वर्ष पास के गांव में उसकी शादी हुई, पर ऐसी हुई कि लोगों ने तमाशा बना देना चाहा। लड़की वालों का कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़की की विदाई नहीं होगी, ब्याह हो जाएगा और सातवीं भावर तब पड़ेगी जब पहली विदा की सायत होगी और तभी लड़की अपने ससुराल जाएगी। जगपति की पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, पर घर की लीक को कौन मेटे। बारात बिना बहू के वापस आ गई और लड़के वालों ने तय कर लिया कि अब जगपति की शादी कहीं और कर दी जाएगी, चाहे कानी लूली से हो, पर वह लड़की अब घर में नहीं आएगी। लेकिन साल खत्म होते होते सब ठीक ठाक हो गया। लड़की वालों ने माफी मांग ली और जगपति की पत्नी अपने ससुराल आ गई। जगपति को जैसे सब कुछ मिल गया और सास ने बहू की बलाइयां लेकर घर की सब चाबियां सौंप दी। गृहस्थी का ढंग बार समझा दिया। जगपति की मां ना जाने कब से आस लगाए बैठी थी। उन्होंने आराम की सांस ली। पूजा पाठ में समय कटने लगा। दोपहरियां दूसरे घरों के आंगन में बीतने लगी, पर सांस का रोग था उन्हें। सो एक दिन उन्होंने अपनी अंतिम घड़ियां गिनते हुए चंदा को पास बुलाकर समझाया था, बेटा, जगपति बड़े लाड प्यार का पला है। जब से तुम्हारे ससुर नहीं रहे तब से इसके छोटे छोटे हट को पूरा करती रही हूं। अब तुम ध्यान रखना। फिर रुक कर उन्होंने कहा था, जगपति किसी लायक हुआ है तो रिश्तेदारों की आंखों में करकने लगा है। तुम्हारे बाप ने ब्याह के वक्त नादानी की, जो तुम्हें विदा नहीं किया। मेरे दुश्मन देवर जेठों को मौका मिल गया तो मार खड़ा कर दिया कि अब विदा करवाना ना कटवाना है। जगपति का ब्याह क्या हुआ, उन लोगों की छाती पर सांप लौट गया। सोचा, घर की इज्जत रखने की आड़ लेकर रंग में भंग कर दे। अब बेटा, इस घर की लाज तुम्हारी लाज है। आज को तुम्हारे ससुर होते तो भला। कहते कहते मां की आंखों में आंसू आ गए और वे जगपति की देखभाल उसे सौंपकर सदा के लिए मौन हो गई थी। एक अरमान उसके हाथ ही चला गया कि जगपति की संतान को 4 बरस इंतजार करने के बाद भी वे गोद में ना खिला पाई। और चंदा ने मन में सब्र कर लिया था, यही सोचकर कि कुल देवता का अंश तो उसे जीवन भर पूजने को मिल गया था। घर में चारों तरफ जैसे उदारता बिखरी रहती, अपनापा बरसता रहता। उसे लगता जैसे घर की अंधेरी एकांत कोठरियों में यह शांत शीतलता है जो उसे भरमा लेती है। घर की सब कुंडियों की खनक उसके कानों में बस गई थी। हर दरवाजे की चरमराहट पहचान बन गई थी। एक रोज राजा आखेट को गए, मां सुनाती थी। राजा आखेट को जाते थे तो 7वें रोज जरूर महल में लौट आते थे, पर उस दफा जब गए तो 7वां दिन निकल गया, पर राजा नहीं लौटे। रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी एक मंत्री को साथ लेकर खोज में निकली और इसी बीच जगपति को रिश्तेदारी की एक शादी में जाना पड़ा। उसके दूर रिश्ते के भाई दयाराम की शादी थी। कह गया था कि 10वें दिन जरूर वापस आ जाएगा, पर छठे दिन ही खबर मिली कि बारात घर लौटने पर दयाराम के घर डाका पड़ गया। किसी मुखबिर ने सारी खबरें पहुंचा दी थी कि लड़की वालों ने दयाराम का घर सोने चांदी से पाट दिया है। आखिर पुश्तैनी जमींदार की इकलौती लड़की थी। घर आए मेहमान लगभग विदा हो चुके थे। दूसरे रोज जगपति भी चलने वाला था, पर उसी रात डाका पड़ा। जवान आदमी भला खून मानता है। डाके वालों ने जब बंदूकें चलाई तो सबकी घिघी बंद गई, पर जगपति और दयाराम ने छाती ठोक कर लाठियां उठा ली। घर में कोहराम मच गया, फिर सन्नाटा छा गया। डाके वाले बराबर गोलियां दाग रहे थे। बाहर का दरवाजा टूट चुका था, पर जगपति ने हिम्मत बढ़ाते हुए हांक लगाई। यह हवाई बंदूकें इन ठेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी जवानों। पर दरवाजे तड़ टूटते रहे और अंत में एक गोली जगपति की जांघ को पार करती निकल गई, दूसरी उसकी जांघ के ऊपर कूल्हे में समाकर रह गई। चंदा रोती, कलपती और मनौतियां मानती। जब वहां पहुंची तो जगपति अस्पताल में था। दयाराम के
थोड़ी चोट आई थी, उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। जगपति की देखभाल के लिए वहीं अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए जो कोठरियां बनी थी, उन्हीं में चंदा को रुकना पड़ा। कस्बे के अस्पताल में दयाराम का गांव 4 कोस पड़ता था। दूसरे तीसरे वहां से आदमी आते आते रहते, जिस सामान की जरूरत होती पहुंचा जाते। पर धीरे धीरे उन लोगों ने भी खबर लेना छोड़ दिया। एक दिन में ठीक होने वाला घाव तो ना था नहीं, जांघ की हड्डी चटक गई थी और कूल्हे में ऑपरेशन से 6 इंच गहरा घाव था। कस्बे का अस्पताल था, कंपाउंडर ही मरीजों की देखभाल रखते। बड़ा डॉक्टर तो नाम के लिए था या कस्बे के बड़े आदमियों के लिए। छोटे लोगों के लिए तो कंपाउंडर साहब ही ईश्वर के अवतार थे। मरीजों की देखभाल करने वाले रिश्तेदारों की खाने पीने की मुश्किलों से लेकर मरीज की नब्ज तक संभालते थे। छोटी सी इमारत में अस्पताल आबाद था। रोगियों को सिर्फ 6-7 खाटें थी। मरीजों के कमरे से लगा दवा बनाने का कमरा था। उसी में एक और आराम कुर्सी थी और एक नीची सी मेज। उसी कुर्सी पर बड़ा डॉक्टर आकर कभी कभार बैठता था, नहीं तो बच्चन सिंह कंपाउंडर ही जमे रहते। अस्पताल में या तो फौजदारी के शहीद आते या गिर गिरा के हाथ पैर तोड़ लेने वाले एक आध लोग। छठे छमा से कोई औरत दिख गई तो दिख गई, जैसे उन्हें कभी रोग घेरता ही नहीं था। कभी कोई बीमार पड़ती तो घर वाले हाल बता के 8-10 रोज की दवा एक साथ ले जाते और फिर उसके जीने मरने की खबर तक ना मिलती। उस दिन बच्चन सिंह जगपति के घाव घाव की पट्टी बदलने आया। उसके आने में और पट्टी खोलने में कुछ ऐसी लापरवाही थी जैसे गलत बंधी पगड़ी को ठीक से बांधने के लिए खोल रहा हो। चंदा उसकी कुर्सी के पास ही सांस रोके खड़ी थी। वह और रोगियों से बात करता जा रहा था, इधर मिनट भर को देखता, फिर जैसे अभ्यस्त से उसके हाथ अपना काम करने लगते। पट्टी एक जगह खून से चिपक गई थी। जगपति बुरी तरह करा उठा। चंदा के मुंह से चीख निकल गई। बच्चन सिंह ने सतर्क होकर देखा तो चंदा मुख में धोती का पल्ला खोसे अपनी भयातुर आवाज दबाने की चेष्टा कर रही थी। जगपति एक बारगी मछली सा तड़प कर रह गया। बच्चन सिंह की उंगलियां थोड़ी सी थरथराई की उसकी बाह पर टप से चंदा का आंसू छू पड़ा। बच्चन सिंह सिहर सा गया। ये वाली पंक्ति पूछी गई है। बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। आहों कराहों, दर्द भरी चीखों और चटकते शरीर के जिस वातावरण में रहते हुए भी वह बिल्कुल अलग रहता था। फोड़ों को पके आम सा दबा देता था, खाल को आलू सा छील देता था। उसके मन से जिस दर्द का एहसास उठ गया था वह उसे आज फिर हुआ और वह बच्चे की तरह फूंक फूंक कर पट्टी को नम करके खोलने लगा। चंदा की ओर धीरे से निगाह उठाकर देखते हुए फुसफुसाया, रोगी की हिम्मत टूट जाती है ऐसे। पर जैसे यह कहते कहते उसका मन खुद अपनी बात से उचट गया। यह बेपरवाही तो चीख और कराहों की एक रास्ता से उसे मिली थी, रोगी की हिम्मत बढ़ाने की कर्तव्य निष्ठा से नहीं। जब तक वह घाव की मरहम पट्टी करता रहा तब तक किन्हीं 2 आंखों की करुणा उसे घेरे रही और हाथ धोते समय वह चंदा की उन चूड़ियों से भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा जो अपनी खुशी उससे मांग रही थी। चंदा पानी डालती जा रही थी और बच्चन सिंह हाथ धोते धोते उसकी कलाइयों, हथेलियों और पैरों को देखता जा रहा था। दरवाजे की ओर जाते हुए उसने चंदा को हाथ से इशारे से बुलाकर कहा, दिल छोटा मत करना। जांग का घाव तो 10 रोज में भर जाएगा। कूल्हे का घाव एक दिन जरूर लेगा, कुछ दिन जरूर लेगा। अच्छी से अच्छी दवाई दूंगा। दवाइयां तो ऐसी हैं कि मुर्दे को चंगा कर दे, पर हमारे अस्पताल में नहीं आती। फिर भी तो किसी दूसरे अस्पताल से नहीं आ सकती वो दवाइयां? चंदा ने पूछा। आ तो सकती हैं, पर मरीज को अपना पैसा खर्चना पड़ता है उनमें। बच्चन सिंह ने कहा। चंदा चुप रह गई तो बच्चन सिंह के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। रही दवाइयां सो कहीं ना कहीं से इंतजाम करके ला दूंगा। महकमे से मंगाएंगे तो आते अवाते महीनों लग जाएंगे। शहर के डॉक्टर से मंगवा दूंगा। ताकत की दवाइयों की बड़ी जरूरत है उन्हें। अच्छा, देखा जाएगा। कहते कहते वह रुक गया। चंदा से कृतज्ञता भरी नजरों से उसे देखा।
चंदा ने कृतज्ञता भरी नजरों से उसे देखा और उसे लगा जैसे आंधी में उड़ते पत्ते को कोई अटकाव मिल गया हो। आकर वह जगपति की खाट से लगकर बैठ गई। उसकी हथेली लेकर वह सहलाती रही, नाखूनों को अपने पोरों से दबाती रही। धीरे धीरे बाहर अंधेरा बढ़ बढ़ चला। बच्चन सिंह तेल की एक लालटेन लाकर मरीजों के कमरे में एक कोने में रख गया। चंदा ने जगपति की कलाई दबाते दबाते धीरे से कहा, कंपाउंडर साहब कह रहे थे। और इतना कहकर वह जगपति का ध्यान आकृष्ट करने के लिए चुप हो गई। क्या कह रहे थे? जगपति ने अनमने स्वर से बोला, कुछ ताकत की दवाइयां तुम्हारे लिए जरूरी है, मैं जानता हूं, पर देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं। हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं है। औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसे की। तुम तो देखा जाएगा। कंपाउंडर साहब इंतजाम कर देंगे, उनसे कहूंगी मैं। नहीं चंदा, उधार खाते से मेरा इलाज नहीं होगा, चाहे 1 के 4 दिन लग जाएं। इसमें तो तुम नहीं जानती, कर्ज कोढ़ का रोग होता है। एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। ये वाली पंक्ति को नोट कर लें। किसका कथन है ये? जगपति। तुम नहीं जानती, कर्ज कोढ़ का रोग होता है। एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। लेकिन कहते कहते वह रुक गई। जगपति अपनी बात की टेक रखने के लिए दूसरी ओर मुंह घुमाकर लेटा रहा। और तीसरे रोज जगपति के सरहाने कई ताकत की दवाइयां रखी थी और चंदा की ठहरने वाली कोठरी में उसके लेटने के लिए एक खाट भी पहुंच गई थी। चंदा जब आई तो जगपति के चेहरे पर मानसिक पीड़ा की असंख्य रेखाएं उभरी थी, जैसे वह अपनी बीमारी से लड़ने के अलावा स्वयं अपनी आत्मा से भी लड़ रहा हो, चंदा की नादानी और स्नेह से भी उलझ रहा हो और उससे ऊपर सहायता करने वाले की दया से भी जूझ रहा हो। चंदा ने देखा तो यह सब सह नहीं पाई। उसके जी में आया कि कह दे, क्या आज तक तुमने कभी किसी से उधार पैसे नहीं लिए? पर वह तो खुद तुमने लिए थे और तुम्हें मेरे सामने स्वीकार नहीं करना पड़ा था, इसलिए लेते झिझक नहीं लगी। पर आज मेरे सामने से स्वीकार करते तुम्हारा झूठा पौरुष तिल मिलाकर जाग पड़ा है। पर जगपति के मुख पर बिखरी हुई पीड़ा में जिस आदर्श की गहराई थी, वह चंदा के मन में चोर की तरह घुस गई और बड़ी स्वाभाविकता से उसने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, ये दवाइयां किसी की मेहरबानी नहीं है। मैंने हाथ का कड़ा बेचने को दे दिया था, उसी में आई हैं। मुझसे पूछा तक नहीं। और जगपति ने कहा, और जैसे खुद मन की कमजोरी को दबा गया, कड़ा बेचने से तो अच्छा था कि बच्चन सिंह की दया ही ओढ़ ली जाती। और उसे हल्का सा पछतावा भी था कि नाहक वह रॉ में बड़ी बड़ी बातें कह जाता, ज्ञानियों की तरह सीख दे देता है। और जब चंदा अंधेरा होते उठकर अपनी कोठरी में सोने के लिए जाने को हुई, तो कहते कहते यह बात दबा गई कि बच्चन सिंह ने उसके लिए एक खाट का इंतजाम भी कर दिया है। कमरे से निकली तो सीधी कोठरी में गई और हाथ का कड़ा लेकर सीधे दवा खाने की ओर चली गई, जहां बच्चन सिंह अकेला डॉक्टर की कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाए लैंप की पीली रोशनी में लेटा था। जगपति का व्यवहार चंदा को लग गया था, और यह भी कि वह क्यों बच्चन सिंह का एहसान अभी से लाद ले। पति के लिए जेवर की कितनी औकात है। वह बेधड़क सी दवा खाने में घुस गई। दिन की पहचान के कारण उसे कमरे की मेज कुर्सी और दवाओं की अलमारी की स्थिति का अनुमान था। वैसे कमरा अंधेरा ही पड़ा था, क्योंकि लैंप की रोशनी केवल अपने वृत्त में अधिक प्रकाशवान होकर कोनों के अंधेरे को और भी घनीभूत कर रही थी। बच्चन सिंह ने चंदा को घुसते ही पहचान लिया। वह उठकर खड़ा हो गया। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया, पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो। नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन, पाप। बच्चन सिंह अवाक ताकता रह गया और चंदा ऐसे वापस लौट पड़ी जैसे किसी काले पिशाच के पंजों से मुक्ति मिली हो। बच्चन सिंह के सामने क्षण भर में सारी परिस्थिति कौंध गई और उसने वहीं से बहुत संयत आवाज में जबान को दबाते हुए जैसे वायु से स्पष्ट ध्वनित कर दिया, चंदा। वह आवाज इतनी बेआवाज थी और निरर्थक होते हुए भी इतनी सार्थक थी कि उस खामोशी में
अर्थ भर गया। चंदा रुक गई। बच्चन सिंह उसके पास जाकर रुक गया। सामने एक घना पेड़ स्तब्ध खड़ा था। उसकी काली परछाई की परिधि जैसे एक बार फैलकर उन्हें अपने वृत्त में समेट लेती और दूसरे ही क्षण मुक्त कर देती। दवाखाने का लैंप सहसा भभक कर रुक गया और मरीजों के कमरे से एक कराह की आवाज दूर मैदान के छोर तक जाकर डूब गई। चंदा ने वैसे ही नीचे ताकते हुए अपने को संयत करते हुए कहा, यह कड़ा तुम्हें देने आई थी, तो वापस क्यों चली जा रही थी? चंदा चुप और 2 क्षण रुककर उसने अपने हाथ का सोने का कड़ा धीरे से उसकी ओर बढ़ा दिया, जैसे देने का साहस ना होते हुए भी यह काम आवश्यक था। बच्चन सिंह ने उसकी सारी काया को एक बार देखते हुए अपनी आंखें उसके सिर पर जमा दी। उसके ऊपर पड़े कपड़े के पार नरम चिकनाई के भरे लंबे लंबे बाल थे, जिनकी भाप सी महक फैलती जा रही थी। वह धीरे धीरे से बोला। चंदा ने कड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। कड़ा हाथ में लेकर वह बोला। चंदा ने प्रश्न भरी नजरें उसकी ओर उठा दी। उनमें झांकते हुए अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ते हुए उसने वह कड़ा उसकी कलाई में पहना दिया। चंदा चुपचाप कोठरी की ओर चल दी और बच्चन सिंह दवा खाने की ओर। कालिख बुरी तरह पड़ गई थी और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उस कालिख में कुछ रह गया था, छूट गया था। दवाखाने का लैंप जो जलते जलते एक बार भभका था, उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती की लौ बीच से फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीरें बल खाती सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थी। सुबह जब चंदा जगपति के पास पहुंची और बिस्तर ठीक करने लगी, तो जगपति को लगा कि चंदा बहुत उदास थी। क्षण क्षण में चंदा के मुख पर अनगिनत भाव आ जा रहे थे, जिनमें असमंजस था, पीड़ा थी, निरीहता थी, कोई अदृश्य पाप कर चुकने के बाद हृदय की गहराई से किए गए पश्चाताप जैसी धूमिल चमक। रानी मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटी, तो देखा राजा महल में उपस्थित थे। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। मां सुनाया करती थी, पर राजा को रानी का इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। रानी ने राजा को समझाया कि वह तो केवल राजा के प्रति अटूट प्रेम के कारण अपने को ना रोक सकी। राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों के दिलों में एक बात शूल सी गढ़ती रहती थी। उसके कोई संतान ना थी। राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था। संतान के अभाव में उनका लोक पर लोक बिगड़ा जा रहा था और कुल की मर्यादा नष्ट होने की शंका बढ़ती जा रही थी। दूसरे दिन बच्चन सिंह ने मरीजों की मरहम पट्टी करते वक्त बताया था कि उसका तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हो गया है और वह परसों यहां से चला जाएगा। जगपति ने सुना तो उसे भला ही लगा। आए दिन रोग घेरे रहते हैं। बच्चन सिंह उसके शहर के अस्पताल में पहुंचा जा रहा है, तो कुछ मदद मिलती ही रहेगी। आखिर वह ठीक तो होगा ही, और फिर मैनपुरी के सिवा कहाँ जाएगा। पर दूसरे ही क्षण उसका दिल अथक भारीपन से भर गया। पता नहीं क्यों चंद्रा के अस्तित्व का ध्यान आते ही उसे इस सूचना में कुछ ऐसे नुकीले कांटे दिखाई देने लगे, जो उसके शरीर में किसी भी समय चुभ सकते थे, जरा सा बेखबर होने पर बींध सकते थे। और तब उसके सामने आदमी के अधिकार की लक्ष्मण रेखाएं धुएं की लकीर की तरह कांप कर मिटने लगी, और मन में छुपे संदेह के राक्षस बाना बदल योगी के रूप में घूमने लगे। काफी लंबी है कहानी, ठीक है। पीडीएफ दे दूंगी, इसको पढ़ लेना। अगर कल टाइम रहा तो मैं इसको आगे कंटिन्यू पढ़ा दूंगी। ओके, टाइम नहीं देखा था मैंने, टाइम ज्यादा हो गया है। तो कल की क्लास में मिलते हैं। ठीक है, सबको बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।